Hello everyone. In this video we read about air and this topic is based on class 7 geography chapter 4. So first I explain you what is air. Air is the generic name for the mixture of gases that makes up the Earth's atmosphere. This gas is primarily nitrogen mixed with oxygen, water vapor, argon, carbon dioxide, and trace gases. We know very well air is essential for all living beings for survival. This chapter elaborately explains the composition of atmosphere, structure of the atmosphere, weather and climate, etc. And now this video I will explain about of atmosphere and composition of the atmosphere. So let's discuss each of them in detail. First, atmosphere. Atmosphere means our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की एक ह्यूज ब्लैंकेट से, जो घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? Uses of atmosphere are provide us the air we breathe, protect us from the harmful effects of sun rays. Without the atmosphere we could be burned during the day and get frozen during the night. Atmosphere has made earth livable. Without the atmosphere the water cycle cannot be complete. जो एटमॉस्फेयर का यूज़ है, हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी लिविंग बींग्स के लिए, जो जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है और हम सभी उस एटमॉस्फेयर पर निर्भर हैं. और यह हमें सांस लेने के लिए वायु भी प्रदान करती है और साथ ही साथ सूर्य की जो हार्मफुल रेज़ हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है. एटमॉस्फेयर की अगर सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप कर जल जाएंगे और रात के समय इतनी ठंड पड़ेगी कि जम जाएंगे. इसलिए ये एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? Carbon dioxide in the atmosphere trap the heat radiated from the earth and make the earth warm at night. This is called a greenhouse gas effect. जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप करके उसको अर्थ पे अर्थ को गर्म बना देती है, जिससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. या फिर आप इस तरीके से समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में फैलकर पृथ्वी से विकिरित जो ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर ही रोक देती है, जिससे ग्रीन हाउस पैदा होता है और पृथ्वी बहुत ही गर्म हो जाती है और इसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप ये फिगर देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इस फिगर में ये जो अर्थ है और ये चारों ओर एटमॉस्फेयर का लेयर है, इसमें ये सन की रेस जो आ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वायुमंडल में ये फैलती है और ये फैलकर यहीं पे ये पृथ्वी पर रोक देती है, जिससे ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही गर्म हो जाता है. इसी कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. इसको और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक और इमेज है. अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, चारों ओर से अर्थ को घेरे हुए है. यहाँ से ये सन की रेज आ रही हैं, तो कुछ रेस जो हैं वापस विकृत हो जा रही हैं, लेकिन कुछ रेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आ रही हैं. और जब ये एटमॉस्फेयर में आती हैं तो ये विकृत नहीं हो पाती, तो यही पृथ्वी को गर्म कर देती, पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. Next, what is global warming? When the level of carbon dioxide in the atmosphere increase due to the burning of fossil fuels and other means, at the result it is able to trap more heat in the atmosphere and resulted in global temperature on the earth gets rise.
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स भूमंडलीय तापन इसको भी कहते हैं। भूमंडलीय तापन मतलब भूमंडल का ताप में वृद्धि होना। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ही बढ़ जाता है और ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अदर मीन्स, तो रिज़ल्ट ये होता है कि जो हीट है एटमॉस्फेयर में वो उसको मतलब ट्रैप करने में एबल हो जाती है, और रिज़ल्ट ये होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ जाता है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में भी इसका स्तर बढ़ता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता है कि इसके वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि भी हो जाती है। इसके इफ़ेक्ट को आप इस फिगर में भी समझ सकते हैं, लेकिन इस फिगर को समझने से पहले आपको इसके इफ़ेक्ट को समझना होगा। इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। केस स्नो मेल्ट फॉर्म ग्लेशियर एट रिजल्ट सी लेवल राइजिंग, जो स्नो मेल्ट है, बर्फ़ है, वो मेल्ट हो जाती है और ग्लेशियर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगती है और रिज़ल्ट ये होता है कि सी लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इंक्रीज, वाटर एक्सपेंड व्हेन इट वार्म बस रिजल्ट सी लेवल राइजिंग, जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो बढ़ जाता है और वाटर भी वार्म हो जाती है और रिजल्ट ये होता है कि सी लेवल बढ़ने लगता है। सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ड्यू टू द सी लेवल राइजिंग, drastic changes in the climate of place lead to the extinction of some plants and animals in long runs। इस इफ़ेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज में इसके इफ़ेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। और फर्स्ट है इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, stronger storms, damaged corals, rising sea levels, warmer ocean, changes in plants' life cycle, thawing permafrost, less snow and ice, etc. Next, composition of the atmosphere मीन्स वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को समझने के लिए यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पूरे जो गैसेस हैं उनके बारे में है। सो क्या आप ये जानते हैं कि जिस वायु का हम उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होती है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बनता है। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 28%। और मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। इस पाई चार्ट के थ्रू आपको यहाँ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आएगा। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78% एंड ऑक्सीजन 28%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% and organ are 0.9%. First we read about nitrogen. Plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it from so that plants can use it.
जो नाइट्रोजन होता है वायु में बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और जब हम सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी जाती है और उसे हम बाहर भी निकालते हैं। पर कुछ पौधे हैं जो अपने लाइफ में उनको अपनी लाइफ में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं they can take bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it from so that plants can use it। जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो मिट्टी में पाए जाते हैं या कुछ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं उनसे ये वायु से ये रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिनसे पौधे इनका प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर as they breathe। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच मेक ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर as they breathe। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें जो है वायुमंडल में सेकंड मोस्ट है जो सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है जो कि 78% है और सेकंड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली ये दूसरी गैस है और मनुष्य और पशु दोनों सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जो जीवधारी हैं मनुष्य हैं और जो पशु हैं वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर जो पौधे हैं वो जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो पौधे ले लेते हैं और पौधों द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है वो हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड and release oxygen। Humans and animals release carbon dioxide which is equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil, which result is increased volume of carbon dioxide that affecting the earth's weather and climate। जैसे कि मैंने अभी ऑक्सीजन में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हाँ ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और इसी के इक्वल अमाउंट में प्लांट्स जो हैं वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं और ये परफेक्ट बैलेंस बनाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये बना रहता है और जिससे वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और जो खनिज तेल हैं इत्यादि जो ईंधन है इनको जलाने से बिगड़ जाता है और ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ जो आयतन है या मात्रा है पृथ्वी पर वेदर और क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी के आगे का जो इस चैप्टर का जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और वेदर एंड क्लाइमेट ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।